नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम आज बात करेंगे मसल फिजियोलॉजी की और साथ में हमने एक कार्डियक एक्टिविटी का एक टॉपिक छोड़ा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, वो भी हम यहीं पे देख रहे हैं क्योंकि मसल फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि वो कार्डियक मसल की एक्टिविटी का एक्चुअल में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो मसल फिजियोलॉजी की जब हम बात करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिस है। जैसे पहला, डिपेंडिंग अपॉन स्टेरिएशन, यानी कि स्टेरिएटेड है या नॉन स्टेरिएटेड है। ठीक। दूसरा, डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल, यानी कि वो वॉल्यूंटरी कंट्रोल में है या इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल में है। क्योंकि जब वो वॉल्यूंटरी कंट्रोल में होगी तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम वहां पे काम कर रहा होगा, लेकिन इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल में होगी तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वहां पे काम कर रहा होगा। ठीक, तो वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी हो गया। इसके बाद में आता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, कहाँ वो सिचुएटेड है। जैसे स्केलेटल मसल्स हो गई, स्मूथ मसल्स हो गई और कार्डियक मसल्स हो गई। जैसे स्मूथ मसल्स जो है, स्केलेटल मसल जो है वो वॉल्यूंटरी होती है और स्टेरिएटेड होती है। स्मूथ मसल इनवॉल्यूंटरी और नॉन स्टेरिएटेड होती है, और जो कार्डियक मसल है वो इनवॉल्यूंटरी और स्टेरिएटेड होती है। नॉर्मल सा है, ये आपको सबको पता है। हम बात करें मेनली इसकी प्रॉपर्टीज की, कि जो मसल्स हैं यहाँ पे मसल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, स्केलेटल मसल की प्रॉपर्टी के बारे में हम मेनली बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कि जो स्केलेटल मसल है इसकी तीन प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी? तो ये होती है एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रेक्टिलिटी और मसल टोन। अब एक्साइटेबिलिटी किसको कहते हैं? तो देखो, जो एक जैसे अगर यहाँ पे कहा जाए रिएक्शन या रिस्पॉन्स ऑफ अ टिश्यू, रिएक्शन या फिर रिस्पॉन्स ऑफ अ टिश्यू टू एनी स्टिमुलस या फिर इरिटेशन, किसी इरिटेशन या स्टिमुलस के लिए किसी टिश्यू का जो रिएक्शन होगा या जो रिस्पॉन्स होगा उसे क्या कहेंगे? एक्साइटेबिलिटी कहेंगे। ठीक। अब यहाँ पे एक्साइटेबिलिटी को बताने के लिए एक स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व दिखाया है, जो कि बताता है स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, किस किस के बीच में कितना स्ट्रेंथ का स्टिमुलस दिया गया है और कितने ड्यूरेशन का स्टिमुलस दिया गया है, उन दोनों के बीच में जो यहाँ पे कर्व होता है उसे कहा जाता है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। ठीक है, तो वो एक्साइटेबिलिटी को यहाँ पे दिखाता है। तो चलिए हम इसी की बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा, कर्व किस किस के बीच में है? ये स्टिमुलस स्ट्रेंथ जो है स्टिमुलस के उसके बीच में और ड्यूरेशन के बीच में। ठीक है, तो देखो ये रहा स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस और ये रहा ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम रियोबेस की बात करें तो रियोबेस क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे रियोबेस की। तो रियोबेस क्या होगा? एक कितनी स्ट्रेंथ का, मिनिमम कितनी स्ट्रेंथ का स्टिमुलस रिक्वायर्ड है किसी मसल के या किसी टिश्यू के रिस्पॉन्स करने के लिए। क्या कहा है? मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस टू रिएक्ट करने के लिए कितनी मिनिमम स्ट्रेंथ का स्टिमुलस रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए यहाँ पे ग्राफ में आ जाओ। देखो ग्राफ में समझो, ये मिनिमम स्ट्रेंथ है। क्या है ये? मिनिमम स्ट्रेंथ। यहाँ पे ये टाइम है, अच्छा ये मिनिमम टाइम है, ये मिनिमम स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये क्या है? मिनिमम स्ट्रेंथ। इतनी स्ट्रेंथ तो चाहिए किसी भी टिश्यू को रिएक्ट करने के लिए, तो इसको हमने क्या कह दिया? इसको हमने कह दिया रियोबेस। ठीक है, इसके बाद में अगला हम देखें यूटिलाइजेशन टाइम। तो यूटिलाइजेशन टाइम किसको कहेंगे? मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर एनी, क्या? मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर रियोबेसिक स्ट्रेंथ। जो रियोबेसिक स्ट्रेंथ है उस रियोबेसिक स्ट्रेंथ के लिए मिनिमम कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, उस रिक्वायरमेंट उस टाइम ड्यूरेशन को क्या कहेंगे? हम यूटिलाइजेशन टाइम कहेंगे। ठीक, एक बार फिर से बताएं, हमने यूटिलाइजेशन टाइम किसको कहा? रियोबेस हमने किसको कहा? रियोबेस हमने कहा कि मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी रिक्वायर्ड है उस टिश्यू को स्टिमुलस देने के लिए या रिस्पॉन्स करने के लिए। ठीक है, और हमने यूटिलाइजेशन टाइम किसको कहा? तो उस रियोबेस के लिए या रियोबेसिक स्ट्रेंथ के लिए मिनिमम कितना टाइम रिक्वायर्ड है, वो क्या हो गया हमारे पास में? यूटिलाइजेशन टाइम, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर रियोबेसिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, जिसे हम थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ भी यहाँ पे कहते हैं। तो ये हमारे पास में यूटिलाइजेशन टाइम यहाँ हो जाएगा। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? ये देखो, ये जो मिनिमम टाइम दिख रहा है रियोबेसिक स्ट्रेंथ के लिए, ये हमारे पास में क्या हो गया? यूटिलाइजेशन टाइम हो गया। अब आते हैं हम क्रोनेक्सी। ये क्या होता है? तो देखो, एक हमने बात की मिनिमम स्ट्रेंथ की, एक हमने बात की मिनिमम टाइम की। अब पता है क्रोनेक्सी किसको कहते हैं? डबल रियोबेसिक स्ट्रेंथ के लिए जितना मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा, क्या कहा हमने? डबल रियोबेसिक स्ट्रेंथ के लिए जितना मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होगा उस मिनिमम टाइम को कहा जाता है क्रोनेक्सी। यहाँ पे देखो,
ये वाला, ये जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है, ये मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है किसके लिए, डबल रियो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, ये 2 आवर, ये डबल रियो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है उस मिनिमम टाइम को क्या कह दिया, प्रोनेक्सी के लिए। तीनों समझ आया, रियो बेसिक स्ट्रेंथ और उसके बाद में यूटिलाइजेशन टाइम और प्रोनेक्सी, ये 3 चीजें आती है ग्राफ के अंदर। इतना समझा दोगे काफी है। क्लियर है ये वाली बात, क्या विजिबिलिटी है, ओके। चलो ये वाली चीज क्लियर है। इसके बाद में अगला हम देखते हैं कॉन्ट्रेक्टिलिटी। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कॉन्ट्रेक्टिलिटी किसे कहते हैं। तो देखो पहले तो हमने क्या कहा वहां पे कि किसी टिश्यू का रिस्पॉन्स किस तरह से आ रहा है। यहाँ पे हम बात करें तो कॉन्ट्रेक्टिलिटी क्या कहती है, रिस्पॉन्स ऑफ अ मसल टू स्टिमुलस, यानी कि किसी भी मसल का किसी स्टिमुलस को क्या रिस्पॉन्स है, उसे क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी कहा जाता है। इंटरनल इवेंट ऑफ अ मसल विद चेंज इन एदर लेंथ और टेंशन ऑफ मसल फाइबर, यानी कि इंटरनल इवेंट क्या हो रहे हैं, चेंज इन लेंथ हो रहा है, टेंशन में चेंज आ रहे हैं, वो सारा कहीं में आ जाता है, कॉन्ट्रेक्टिलिटी के अंदर आ जाता है। चलिए इसके बाद में अगला हमारे पास में आता है मसल टोन। अच्छा मसल टोन नहीं, एक मिनट, इसके बाद में हमारे पास में एक लॉ आता है, इसे हम फ्रैंक स्टेलिन लॉ कहते हैं। तो देखो फ्रेंच स्टेलिंग लॉ की हम बात करेंगे यहाँ पे कि फ्रेंच स्टेलिंग लॉ क्या होता है। तो अगर फ्रेंच स्टेलिंग लॉ की हम बात करें, क्या कहता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर। ये लॉ कई बार पूछा जाता है, क्या कहता है ये, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर, यानी कि मसल फाइबर की जो इनिशियल लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। ये यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा क्या कह रहा है, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन वेट इन आफ्टर लोडेड कंडीशन, क्या क्या इफेक्ट होंगे यहाँ पे जब हम आफ्टर लोड कंडीशन की बात करेंगे। तो पहला, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन डिक्रीज करेगा। दूसरा, लेटेंट पीरियड प्रोलॉन्ग हो जाएगा। लेटेंट पीरियड किसको कहेंगे, कितनी देर में वो वहां पे रिस्पॉन्स करेगा, वो लेटेंट पीरियड रहेगा, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन पीरियड शॉर्टन, यानी कि कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन पीरियड जो है वो शॉर्टन हो जाएंगे और लेटेंट पीरियड प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में वर्क डन इन फ्री लोडेड कंडीशन इज मोर देन आफ्टर लोडेड कंडीशन, यानी कि जो फ्री लोडेड कंडीशन में वर्क डन हो रहा है वो ज्यादा होता है, किस कंडीशन से, आफ्टर लोडेड कंडीशन से, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में ये फ्रैंक स्टेलिन लॉ में इतना ही है बस, ठीक है। जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर के, क्लियर है। इसके बाद में हम बात करें रिफ्रैक्टिव पीरियड की, कि रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है। तो देखो अच्छा यहाँ पे रिफ्रैक्टिव पीरियड की हम बात करेंगे। तो देखो रिफ्रैक्टिव पीरियड किसे कहा है। अच्छा देखो, जब हम एक मसल को कोई स्टिमुलस दे देते हैं ना, तो जब तक वो स्टिमुलस खत्म नहीं हो जाता है या उसका रिस्पॉन्स खत्म नहीं हो जाता है, तब तक हम दूसरा स्टिमुलस देंगे ना तो वो वर्क ही नहीं करेगा। तो इसको इसी लैंग्वेज में क्या कहा है, पीरियड एट विच द मसल डज नॉट शो एनी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, यानी कि वो पीरियड जब मसल किसी और स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, उस पीरियड को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव पीरियड। क्यों नहीं कर रही होती, बिकॉज वन एक्शन पोटेंशियल इज इन प्रोग्रेस इन मसल, यानी कि वहां पे पहले से एक एक्शन पोटेंशियल वर्क कर रहा होता है और उस एक्शन पोटेंशियल के वर्क करने की वजह से वहां पे, अब वहां पे पहले से एक्शन पोटेंशियल है, तो क्या हम दूसरा स्टिमुलस देंगे तो वो वर्क कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले स्टिमुलेशन को खत्म होने की जरूरत है, ठीक। इसकी वजह से क्या होता है, मसल इज अनएक्साइटेबल टू फर्दर स्टिमुलेशन अंटिल इट इज रिपोलराइज, यानी कि जब तक मसल वापस रिपोलराइज स्टेट में नहीं आ जाती है तब तक वो दूसरे स्टिमुलेशन को एक्सेप्ट करेगी ही नहीं, ठीक। इसके बाद में आता है मसल टोन। तो मसल टोन हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस एंड पार्शियल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल विद सर्टेन डिग्री ऑफ वाइगर एंड टेंशन। देखो क्या होता है मसल टोन में, सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो मसल की ये वो स्टेट होती है जहां पे मसल जिस स्टेट में है
उसी स्टेट में बनी रहती है। जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है तो मसल कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में बनी रहेगी, उसे हम मसल टोन कहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस एंड पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल विद सर्टेन डिग्री ऑफ वाइगर एंड टेंशन। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले इन स्केलेटल मसल में जो मसल टोन का मेंटेनेंस है वो न्यूरोजेनिक होता है। ठीक, वहीं पे अगर हम बात करें कार्डियक मसल की तो वहाँ पे प्योरली मायोजेनिक होता है। हमें पता है कार्डियक मसल्स का मायोजेनिक, यहाँ पे हार्ट भी मायोजेनिक ही है। इसके बाद में स्मूथ मसल्स की बात करते हैं, स्मूथ मसल्स में भी मायोजेनिक यहाँ पे मेंटेनेंस होता है किसका, मसल टोन का। क्या ये वाली चीज क्लियर है? इसके बाद देखो ये जो एक्शन पोटेंशियल ऑफ कार्डियक मसल है इसे हम एंड में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले मुझे तुम्हें एक चीज समझानी है ताकि ये समझ आए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल की। यही पूछा जाता है देखो मेनली एग्जाम के अंदर, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। फ्रैंक स्टाइलिन लो प्रॉपर्टीज ये सब ना बहुत कम पूछा जाता है। मेनली क्या पूछा जाता है, ये मैकेनिज्म पूछा जाएगा या फिर एक्शन पोटेंशियल पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम मैकेनिज्म की अगर बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, तो कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से इसको एक्सप्लेन हम करते हैं। क्या कहा, इट स्टेट्स दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ द फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट, यानी कि थिक फिलामेंट के ऊपर एक और फिलामेंट की जो स्लाइडिंग होती है उस स्लाइडिंग से यहाँ पे हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक, अब बात करें, देखो हुआ क्या, कहाँ से स्टार्ट हुई कहानी। तो ये कहानी स्टार्ट होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स गए किसके थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। और मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल कहाँ गए, तो सिग्नल गए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ने क्या किया, एसिटाइल कोलिन का रिलीज किया वहां से। और एसिटाइल कोलिन रिलीज होने के बाद एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेमा जनरेट, यानी कि सार्कोलेमा के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और सार्कोलेमा के अंदर जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो वो क्या रिलीज करेगा, वो कैल्शियम आयन रिलीज करेगा यहाँ पे सार्कोप्लाज्म में। ठीक है, उसके बाद में वो कैल्शियम आयन किससे बाइंड करेंगे, यहाँ हमें पता है ट्रोपोनिन से बाइंड करेंगे। और फिर ट्रोपोनिन से बाइंड करने के बाद एक्टिन, यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम बाइंड विद ट्रोपोनिन और एक्टिन, एक्टिन के ऊपर जो ट्रोपोनिन है वहां पे वो बाइंड करेगा। और किसको, मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट और मायोसिन, यानी कि मायोसिन के लिए जो एक्टिव साइट है वहां पे अभी कवरिंग है। जब कैल्शियम जाएगा ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा तो जो कवरिंग है, जो वहां पे क्या कहा, जो मास्किंग है उस मास्किंग को वो हटाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि मायोसिन की जो एक्टिन के मायोसिन के लिए एक्टिव साइट है वो ओपन होगी। एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन एक्टिव ओपन हुई या मास्किंग हटी। उसके बाद में यहाँ पे आता है कि यूजिंग ऑफ द एटीपी, अब यहाँ पे एटीपी टूटेगा। यहाँ पे ये वाली चीज थोड़ी समझने वाली है। देखो, यूजिंग द एटीपी हाइड्रोलाइसिस एनर्जी मायोसिन बाइंड विद एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। देखो क्या होता है, दो चीज याद रखना, जब एटीपी टूटेगा, एटीपी टूटेगा, ठीक है, तो क्रॉस ब्रिज बनेगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा। ठीक है, और दूसरा, अगर नया एटीपी आया, नया एटीपी आके जुड़ेगा, ठीक है, तो जब नया एटीपी आके जुड़ेगा तो उस कंडीशन में क्रॉस ब्रिज टूटेगा, क्रॉस ब्रिज टूटेगा। ये वाली चीज याद रखना, यहाँ पे टूटेगा। क्या कहा हमने कि जब एटीपी टूटेगा तो उसकी एनर्जी लेके क्रॉस ब्रिज बनेगा, और जब नया एटीपी आके जुड़ेगा तो क्रॉस ब्रिज टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोलाइसिस हुआ, एटीपी का एनर्जी ली, बाइंड कर गया एक्टिव साइट के साथ में, क्रॉस ब्रिज बन गया। और दिस कोजेस शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, सार्कोमियर की शॉर्टनिंग होगी, इससे जेड लाइन पुल्स इनवर्ड एंड आई बेड गेट्स रिड्यूस्ड, यानी कि आई बेड जो आई बेंड है वो रिड्यूस होंगे, ए बेंड सेम कंडीशन में रहते हैं, ये हमें पता ही है। सार्कोलेमा छोटा हो रहा है, जेड लाइन छोटी हो रही है, आई बेंड रिड्यूस हो जा रहा है। तीन चीजें यहाँ पे हो रही है, जेड लाइन इनवर्ड आ रही है, आई बेंड रिड्यूस हो जा रहा है, और सार्कोमियर भी रिड्यूस हो जा रहा है, शॉर्टनिंग हो रही है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ यहाँ पे आगे, द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ
muscles happens, then myosin releasing ADP plus EI and goes back to release। अच्छा ये वही है, सेम है, ठीक है। आगे यही प्रोसेस बार बार चलती रहेगी जब तक कि कैल्शियम वापस से सार्कोलेमा सार्कोलेमा के अंदर, सार्कोप्लाज्म में, अच्छा क्या कहेंगे यार, सार्कोमियर के अंदर, सार्कोलेमा के अंदर चला ना जाए, तब तक कैल्शियम, जब तक कैल्शियम सार्कोलेमा के अंदर चला ना जाए तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी, कॉन्ट्रेक्शन चलता रहेगा, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन। ये वाली चीज समझ आई, ठीक है। एटीपी टूटा, क्रॉस ब्रिज बना, जो भी स्लाइडिंग होनी थी या कॉन्ट्रेक्शन होना था वो हुआ, वापस से एटीपी आया नया जुड़ने के लिए, तो क्रॉस ब्रिज टूटेगा, फिर नया क्रॉस ब्रिज बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, एटीपी को टूटना पड़ेगा। सिंपल सी प्रोसेस है, इतने याद रखो, एटीपी टूटा क्रॉस ब्रिज बना, नया एटीपी आके जुड़ा, क्रॉस ब्रिज टूटा, सिंपल है, ठीक है। ये वाली चीज हो गई हमारे पास में। ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, ये तो खैर तुम्हें आती होगी, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, एनसीईआरटी की है ये। इसके बाद में देखो हम देखें, अच्छा यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, तो देखो हम एक्शन पोटेंशियल की थोड़ा सा बात कर लें कि एक्शन पोटेंशियल कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। तो देखो एक्शन पोटेंशियल में सबसे पहले हम बात करेंगे, तो देखो तीन स्टेज आती है, तो हमें पता है ये पोलराइजेशन स्टेट, डिपोलराइजेशन स्टेट एंड रिपोलराइजेशन स्टेट। तो अगर हम पोलराइजेशन स्टेट की बात करेंगे तो पोलराइजेशन स्टेट में क्या हो रहा होगा, रिपोलराइजेशन में क्या हो रहा होगा, डिपोलराइजेशन में क्या हो रहा होगा, तीनों हम देखेंगे। मेनली रेस्टिंग जो पोलराइजेशन स्टेट है इसको हम यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की भी बात करेंगे। तो जो पोलराइज स्टेट है, इस पोलराइज स्टेट में क्या हो रहा होगा, तो देखो हमें पता है कि जो यहाँ पे जो नर्व है, ठीक है, इसके बाहर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। ये तो हमें पता है अंदर नेगेटिव क्यों होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव प्रोटीन ज्यादा होते हैं अंदर, अंदर क्या ज्यादा होते हैं, अंदर नेगेटिव प्रोटीन ज्यादा होते हैं, ठीक है। दूसरा जो आईसीएफ है उसके अंदर में जो पोटेशियम है, पोटेशियम भी ज्यादा होते हैं। और जो ईसीएफ है, यहाँ पे लिख दूं मैं, जो ईसीएफ है, ईसीएफ के अंदर जो सोडियम है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है या पोलराइज स्टेट में, कि जो परमिएबिलिटी होती है वो किसके लिए ज्यादा होती है, सोडियम के लिए ज्यादा होती है, पोटेशियम के लिए ज्यादा होती है सोडियम की कंपेरिजन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि जो लीकेज चैनल्स है, लीकेज चैनल्स ऑलवेज ओपन होते हैं, लीकेज चैनल्स ऑलवेज ओपन रहते हैं जब पोलराइज स्टेट की हम बात करते हैं। तो उस स्टेट में क्या हो रहा होता है कि पोटेशियम ज्यादा बाहर जा रहा होता है, क्योंकि हमने कहा कि परमिएबिलिटी किसके लिए ज्यादा है, सोडियम के लिए, पोटेशियम के लिए ज्यादा है। तो पोटेशियम आयन ज्यादा बाहर जा रहे होते हैं, ठीक है, पोटेशियम आयन बाहर जा रहे हैं, सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक पंप काम करता है, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर फेंकता है वापस से, और 2 सोडियम को अंदर डालता है। तो इस स्टेट की वजह से मेनली क्या हो रहा होता है, ईसीएफ में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, आईसीएफ में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया है इसके अंदर कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो रेस्टिंग फेज है, रेस्टिंग फेज के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो ये हमें मेनली याद रखना है, रेस्टिंग फेज के अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रही है। इन आईसीएफ पोटेशियम आयन इज मोर, ये हमने बोला। ईसीएफ में सोडियम आयन ज्यादा होती है, ये हमने बोला। पोटेशियम एंड सोडियम लीकेज चैनल ऑलवेज ओपन रहते हैं, बट द मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल फॉर सोडियम, सोडियम आयन के लिए मोर परमिएबल होती है, पोटेशियम आयन के लिए मोर परमिएबल होती है, पोटेशियम आयन के लिए। एंड द सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन आयनिक ग्रेडियंट, यानी कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसे आयनिक ग्रेडियंट मेंटेन करना है, ठीक है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -70 मिलीवोल्ट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है यहाँ पे, -70 मिलीवोल्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में अगला हम देखें तो हमारे पास में आ जाता है, ये तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की हमने बात की, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें एक्शन पोटेंशियल की, एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे कैसे काम करता है। तो जब एक्शन पोटेंशियल वाली स्टेट आती है तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं होगा, उसमें सिर्फ परमेबिलिटी किसके लिए बढ़ जाएगी,
सोडियम के लिए परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो अब सोडियम अंदर आना जल्दी जल्दी चालू होंगे, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर की साइड बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब स्टिमुलस आएगा तो ये वाली प्रोसेस होगी। कौन सी वाली? जैसे स्टिमुलस आया, सोडियम के लिए परमिएबिलिटी बढ़ गई, और सोडियम के लिए जैसे ही परमिएबिलिटी बढ़ी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़ गया और नेगेटिव चार्ज बाहर हो गया, और इसी तरह से आगे आगे जाता जाएगा ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे ओपनिंग ऑफ सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल भी हो जाती है, इससे सोडियम ज्यादा अंदर आते हैं, और इस स्टेट को हम कहते हैं डीपोलराइज स्टेट। कौन से स्टेट कहते हैं? डीपोलराइज स्टेट। तो ये डीपोलराइज से ये यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जब आया तो वो डीपोलराइज हो गई उसकी मेम्ब्रेन। इसके बाद में हम बात करें अगला, तो हमारे पास में आता है रिपोलराइजेशन स्टेट। तो रिपोलराइजेशन स्टेट में वापस से क्या होगा? सोडियम चैनल खुल जाएंगे, सोडियम मतलब पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे रिपोलराइजेशन में। जो पोलराइज स्टेट में था वही रिपोलराइजेशन स्टेट में होगा। पोलराइज स्टेट में पोटेशियम के लिए ज्यादा परमिएबिलिटी थी, तो रिपोलराइज स्टेट में भी आके पोटेशियम के लिए ज्यादा परमिएबिलिटी हो जाएगी। इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल हो जाएगा, वापिस से मोर परमिएबल हो गया पोटेशियम के लिए। नेगेटिव प्रोटीन अंदर है ही सही, वापिस से अंदर नेगेटिव बढ़ गया और बाहर पॉजिटिव बढ़ गया। ठीक है, तो ये एक्शन पोटेंशियल की हमने बात की। अब हम कार्डियक मसल की एक्शन पोटेंशियल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि कार्डियक मसल का एक्शन पोटेंशियल कैसे वर्क कर रहा है। तो देखो, कार्डियक मसल का जो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल है, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास में कार्डियक मसल के एक्शन पोटेंशियल को देखो तो यहाँ पे बताएगा ये। सबसे पहले जो स्टेट आती है फेज जीरो की, ये बात करेगा। अच्छा, फेज जीरो जो है इसे हम यहाँ पे डीपोलराइज स्टेट भी बोलते हैं, डीपोलराइजेशन या फिर अप स्ट्रोक इसको बोलते हैं। इसके टाइम पे ना, ये थोड़ा सा रटने वाला है, इसके टाइम पे ना जब डिपोलराइजेशन यहाँ पे हो रहा होता है तो सोडियम चैनल्स की ओपनिंग होती है। किसकी ओपनिंग होती है? सोडियम चैनल्स की। हमने वहां पे भी देखा था कि डिपोलराइजेशन स्टेट में किसकी ओपनिंग होती है? सोडियम चैनल्स की ओपनिंग हो रही थी, तो यहाँ पे भी ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। इसके बाद में रिपोलराइजेशन होना स्टार्ट होता है, तो जब इनिशियल रिपोलराइजेशन की बात करेंगे तो क्लोजर ऑफ सोडियम चैनल, सोडियम चैनल का क्लोजर होगा, ये हमें पता है। इफ्लक्स ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम का क्या होगा? इफ्लक्स होगा, बाहर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आता है, ये तो फेज वन हो गया। ठीक, इसके बाद में आता है फेज टू। फेज टू को हम कहते हैं प्लेटू स्टेज, जिसमें क्या हो रहा होता है कि एल टाइप कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं, क्लोजर ऑफ पोटेशियम चैनल। यहाँ पे क्या हो रहा होता है इस स्टेट में? क्लोजर ऑफ पोटेशियम चैनल हो रहा होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है फेज थ्री, जिसमें कि फाइनल रिपोलराइजेशन होता है। इनिशियल रिपोलराइजेशन, प्लेटू स्टेज और फाइनल रिपोलराइजेशन। यहाँ पे क्या हुआ? सोडियम चैनल का क्लोजर हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? पोटेशियम चैनल का क्लोजर हुआ, और यहाँ पे वापिस से पोटेशियम चैनल खुलेंगे, और कैल्शियम चैनल जो यहाँ खुले थे प्लेटू फेज में वो यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, वो यहाँ पे क्लोज हुए और पोटेशियम चैनल ओपन हुए। आखिरी फेज जो आता है वो आता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला फेज, वापिस से वही पोलराइज स्टेट में चला जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के पोटेंशियल पे चला जाएगा। ठीक है, यही है इसमें, इतना ही है। थोड़ा स्पीड से हूँ, मुझे पता है, मुझे थोड़ा सा टाइम देखना पड़ता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा सा अगर ज़्यादा तेज लगे, वैसे बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं, अगर थोड़ा सा तेज लगे तो वीडियो को स्लो करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।